तो भाई सिंपल मुझे करना ये है कि जब भी कोई यूजर आए और यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखे तो हमारे पास एक बटन होगा किस चीज का भाई, सबमिट का, और सबमिट पे क्लिक करें तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड की वैल्यू कहाँ पे आ जाए, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाए। तो जब हमें जावास्क्रिप्ट की वैल्यू चाहिए तो भाई पहला तरीका हमारे पास ये था कि हम आईडी दें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वैल्यू पे आईडी करें, बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी। रिएक्ट के अंदर ये तरीका यूज होता है हमारे पास? नहीं होता। रिएक्ट के अंदर क्या तरीका सही है हमारे पास? इवेंट कॉल बैक। सर आप सिंपल रिएक्ट के अंदर सबसे पहले बनाए एक अदर स्टेट इनपुट वैल्यू, ऐसा ही है, और उसके बाद सेकंड इनपुट वैल्यू। तो भाई एरे क्यों बना रहा हूं मैं? सर एक स्टेट बनाएंगे, स्टेट आपको क्या देता है? एरे देता है। एरे के अंदर से हमें दो वैल्यूज निकालनी है, रीड और राइट। तो सिंपल हम लोगों ने भाई यहाँ पे यूज स्टेट लिखा और यूज स्टेट को क्या कर लिया भाई, ऊपर रिएक्ट हम लोगों ने इंपोर्ट भी कर दिया और इसके हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखी? एम्प्टी स्टेट। एम्प्टी स्टेट कि भाई स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास हमारी इनपुट वैल्यू के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने सिंपल क्या रख दिया भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया। सही है क्लास? अब मुझे बताओ कि भाई जब भी मैं इनपुट के ऊपर कोई वैल्यू चेंज करूं तो मुझे क्या करना है भाई, क्या प्रोसीजर करना है मुझे बताओ इसका। ऑन चेंज का इवेंट चलेगा सर, ऑन चेंज का इवेंट चलेगा। क्यों सर? जब भी आप इनपुट फील्ड के ऊपर जब भी कोई चेंज करोगे ऑन चेंज का इवेंट चलेगा और वो ऑन चेंज इस स्टेट को क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा। ऐसा ही ना भाई? तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस इनपुट फील्ड के ऊपर एक ऑन चेंज लगाया और ऑन चेंज के अंदर अब मुझे एलिमेंट चाहिए पूरा। क्या करूं मैं? कॉल बैक। एक कॉल बैक मैंने फंक्शन लगाया और इस कॉल बैक के अंदर मुझे फर्स्ट पैरामीटर क्या मिला? इवेंट मिला। ऐसा ही है। इस इवेंट को मैंने क्या करवाया भाई? कंसोल करवा लिया। क्लास तक क्लियर है? अब जब मैं गया और इनपुट के ऊपर मैंने जे लिखा, क्या चला हमारे पास? इवेंट का कंसोल चल गया। मतलब जैसे इनपुट फील्ड के ऊपर कोई भी अब चेंज हो रहा है, कोई भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो हमारे पास ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर हो रहा है। ऑन चेंज का जैसे इवेंट ट्रिगर होता है हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन भी क्या होता है भाई, एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें सिंपल फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलता है, इसके हमेशा इवेंट मिलता है। लेकिन भाई इवेंट जो मुझे मिलना है, जो पूरा इवेंट मिलना है, मुझे पूरा इवेंट नहीं चाहिए, मुझे वो एलिमेंट चाहिए सेवर से। क्या करूं मैं? टारगेट डॉट वैल्यू। टारगेट डॉट टारगेट मैंने जे लिखा, मुझे क्या मिला यहाँ पे? इनपुट फील्ड मिले। अब इनपुट फील्ड आपके पास है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरह निकालोगे? डॉट वैल्यू करके। तो मैंने बोला भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब सिंपल मैंने लिखा जे, क्या है मेरे पास? जे ए डबल एफ ए आर। तो भाई अब जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास चेंज होता रहेगा इनपुट, वैसे वैसे हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलता रहेगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन अभी हमारे पास कहां पर है? सॉरी, जो इनपुट की वैल्यू है हमारे पास कहां पर है? इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर है। मुझे कहां पे सेट करवानी है इसको? स्टेट में। इस स्टेट के अंदर सेट करवानी है। तो मुझे बताया भाइयों, इस वैल्यू को अपडेट करवाने का तरीका क्या है? सेट स्टेट। सेट इनपुट वैल्यू। तो सिंपल सेट इनपुट वैल्यू मैंने उठाई और मैंने इसके अंदर इसे अपडेट करवा दी कि जब जब हमारी इनपुट फील्ड अपडेट हो ऑन चेंज चलेगा। जैसे ही ऑन चेंज चलेगा हमारा क्या चलेगा? यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ऐसा ही है। और जब जब कॉल बैक फंक्शन चलेगा हमारे पास हमारी स्टेट क्या होती रहेगी भाई? अपडेट होती रहेगी। अब बताओ कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने इनपुट पे लिखा जे, क्या होगा सबसे पहले? हमारा ऑन चेंज चलेगा क्योंकि इवेंट कौन सा होगा भाई? ऑन चेंज का इवेंट हुआ और जब ऑन चेंज का इवेंट चलेगा तो हमारे पास क्या चलेगा? स्टेट तो चेंज होगी, पहले कॉल बैक फंक्शन चलेगा। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में लॉजिक लगाइए क्या कि भाई आप स्टेट को अपडेट करवा दो। किससे? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपल हमारे पास क्या हुआ? जैसे हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड के ऊपर जब भी कोई चेंज आएगा ऑन चेंज का इवेंट चलेगा। ऑन चेंज का जब भी इवेंट चलेगा इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो हमारे स्टेट को इनपुट की वैल्यू से क्या करवा देगा? अपडेट करवा देगा। ऐसा ही है। तो मतलब अब मैं जब भी अपने इनपुट फील्ड के ऊपर कोई भी चेंज करता रहूंगा ये वैल्यू मुझे कहां मिलेगी? अब
स्टेट की वैल्यू के अंदर मिलेगी। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, कॉन्स्ट गेट वैल्यू मैंने बनाया एक फंक्शन, और ये फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया कहां पे, ऑन क्लिक, बटन के ऊपर मैंने लगाया ऑन क्लिक, और मैंने ये फंक्शन कॉल करवा दिया गेट वैल्यू। और सिंपल इस फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल करवाया किसे, इनपुट वैल्यू को। क्लास क्लियर है भाई? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने लिखा जाफर, और मैंने करा सिंपल क्या, सबमिट। तो हमारे पास हमारे फंक्शन के अंदर इनपुट की वैल्यू गेट हो गई। तो भाई इस तरह हम लोग हमारे इनपुट फील्ड्स की वैल्यू क्या करते हैं भाई, गेट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया भाई? अब हमारे पास तीन फील्ड है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये तीन फील्ड हम बनाएंगे, और भाई लॉगिन के ऊपर, इस साइन अप के बटन के ऊपर हम क्या करेंगे भाई, तीनों फील्ड्स को फंक्शन के अंदर गेट करेंगे। सही क्लास? तो चलिए भाई एक काम करते हैं, हमने सारी चीजें कमेंट करी, हमने बनाई सबसे पहले एक इनपुट फील्ड जिसके अंदर प्लेस होल्डर हमने दिए भाई क्या, नेम, उसके बाद ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड। भाई सिंपल हमारे पास तीन इनपुट फील्ड बन गई, नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमने बनाया भाई इसके साथ ही साथ एक बटन जिसका नाम क्या दिया हमने, साइन अप, सॉरी वैल्यू। तो हमारे पास तीन इनपुट फील्ड बन गई, एक बटन बन गया साइन अप का। मुझे इस बटन के ऊपर एक फंक्शन कॉल करते हैं। तो भाई मैं गया और मैंने बनाया भाई एक फंक्शन, किस नाम से, साइन अप हैंडलर के नाम से। सही था? और इस फंक्शन के अंदर मैंने लगा दिया भाई एक अदद क्या, कंसोल। अब मुझे भाई ये फंक्शन कॉल करना है कहां पे, इस बटन के ऊपर। किस तरह होगा, ऑन क्लिक, और फंक्शन पास कर देंगे सर। कहानी खत्म। रिफ्रेश करा, साइन अप करा, फंक्शन चलेगा। लेकिन अब मुझे ये तीनों वैल्यूज भी क्या करनी है, गेट करनी है। बताया भाई तरीका। सबसे पहले तो भाई स्टेट बनेगी ना, ऑन चेंज लगा के क्या करूं, नाचूं वहां पे? बताया आपको ऑन चेंज लगाओ, वो बोल भी रहा है हाँ नाचते तो भाई ऑन चेंज लगा के, ये लो भाई इतना लगाओ है इससे बोला देखो बेहतर जरूर सबसे मैं इसका लड़ने देगा भाई, लड़ने में भी करा भाई, इतना की शिष्य भाई। अब बताओ भाई पहले से बताओ क्या करें भाई। सबसे पहले बनेगी भाई हमारे पास स्टेट, फॉर्म स्टेट बताएंगे, पूरी बताएंगे, एक वाली बताएंगे, उसके बाद विदाउट स्टेट वाली बताएंगे आपको, उसके बाद फिर वो तरीका बताऊंगा भाई जो यूज होता है, एक पैकेज इंस्टॉल करवा के फिर हैंडलिंग करवाऊंगा। अभी हम लोग देखेंगे भाई कंट्रोल, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास, तो हम लोग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी तमाम चीजें कंप्लीट करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहते हैं। सही है भाई? तो भाई तीन वैल्यूज से कितनी स्टेट बने हैं, तीन स्टेट बने हैं, कॉन्स्ट, एरे, यूज स्टेट और एम्प्टी स्टेट। पहला हमारे पास क्या हो गया भाई, नेम, सेट नेम, उसके बाद ईमेल और सेट ईमेल, पासवर्ड, सेट पासवर्ड। अब बताओ भाई स्टेट बन गई। अब सर एक एक स्टेट को, एक एक इनपुट फील्ड की ऑन चीज पे क्या करें, अपडेट करें। तो सिंपल मैंने क्या करा, ऑन चेंज, कॉल बैक मिलेगा यहाँ पे, सेट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्लास क्लियर है? कॉपी करा, ईमेल पे पेस्ट करा, और पासवर्ड पे क्या करा, क्या चेंज होगा सर, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा।
अब मैं भाई इतना क्लियर यहाँ तक, ठीक है भाई। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर वैल्यू चाहिए, इस फंक्शन में वैल्यू चाहिए ना मुझे। बटन के ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या कंसोल कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, इनपुट वैल्यू। नेम ईमेल और पासवर्ड के साथ स्टेट को क्या करवा दे यहाँ पे, नेम, सही है भाई। उसके बाद ईमेल और उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड नहीं है। अब रिफ्रेश करा, नेम लिखा जाफर, ईमेल लिखी jaafar@gmail.com और ये पासवर्ड लिख दिया भाई। साइन अप करा, हमारे पास तीनों इनपुट फील्ड्स की वैल्यू जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर गेट हो गई। अब बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है तब। तो भाई इस तरह हम लोग पहले से करते हैं क्लास गेट करते हैं। अब गेट करने के बाद मुझे करना है क्या भाई, चलो गेट, अब गेट करना सीख लिया। दूसरा तरीका कौन सा था हमारे पास, सेट करना। भाई हमने पहले ही पढ़ा था वैल्यूज को गेट करना, तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था उसको, सेट। क्योंकि भाई वैल्यूज के साथ हमेशा क्या होगा, दो काम ही होंगे, या तो वो गेट होनी है या फिर वो सेट होनी है, सही है क्लास। अच्छा भाई रिमूव करना, अपडेट करना, ये दोनों चीजें आती है सेट के अंदर ही। ठीक है भाई, अगर आपको सेट करना आ गया तो इसका मतलब आपको वैल्यू अपडेट करना भी आ गई और वैल्यूज रिमूव करना भी आ गई। क्योंकि रिमूव हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, अपडेट करवा रहे हैं, सही है ना क्लास। तो भाई अब ये तो हो गया हमारे पास साइनअप, मतलब वैल्यू हमारे पास गेट हो रही है। अब मैं लाता हूं मैं एक और बटन, और वो क्या हमारे पास, सेट वैल्यू। कि भाई सिंपल जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं ना, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट है भाई, समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। भाई कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहला सवाल मेरा आपसे, अगर मुझे इस इनपुट फील्ड को कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो मैं किस तरह दूंगा। सर वैल्यू पास करें, जाफर लिख दे, वो हैंग हो गया था यार। आइए आपने सिंपल क्या लिखा भाई, वैल्यू, और क्या वैल्यू पास करी, जाफर। क्या वैल्यू कर आ गई, क्यों भाई सर आपने वैल्यू हार्ड प्रिंट जाके, अब मैं इसमें कुछ भी लिखूं, चेंज क्यों नहीं होगा चेंज, सर आपने हार्ड प्रिंट जाफर वैल्यू असाइन कर दी उसको, अब ये चेंज नहीं होगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा ना भाई। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू हार्ड प्रिंट चाहिए, नहीं सर हार्ड प्रिंट इसकी वैल्यू नहीं, डायनेमिक होनी चाहिए। अब मुझे बताओ डायनेमिक क्या होनी चाहिए, भाई देखो इसके अपडेट होने पे कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है, सेट नेम हो रही है अपडेट या नहीं। भाई मेरा सवाल आप लोगों से कि इस इनपुट फील्ड को अपडेट करते हैं तो कौन सी वैल्यू अपडेट होती है, सेट नेम, मतलब नेम की वैल्यू अपडेट होती है। तो क्या मैं नेम की वैल्यू को इसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, सेट नेम तो फंक्शन है, नेम पास कर सकता हूं मैं। भाई जरा समझो, मैंने बाय डिफॉल्ट क्या पास कर दी इसकी वैल्यू, नेम। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, क्यों, ये नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। अगर मैं नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दूं, जाफर कर दूं, तो अब मुझे बताओ क्या लिखा हुआ आएगा, बात समझ में आई या नहीं आई। अब जब मैं इस इनपुट फील्ड के ऊपर कोई भी चीज चेंज करूंगा, क्या होगा हमारे पास, ऑन चेंज चलेगा, और ऑन चेंज इन द एंड किसको अपडेट कर रहा है, सेट नेम, और सेट नेम किसको अपडेट करेगा, नेम को। तो इस तरह हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, देखो भाई जाफर लिखा हुआ है, मैंने सब हटा दिया, मतलब ऑन चेंज हुआ या नहीं हुआ। भाई देखो रिफ्रेश करा, जाफर आ रहा लिखा हुआ, मैंने आर हटाया, मतलब ऑन चेंज चला या नहीं चला हुआ, ऑन चेंज जैसे चला उसने किसको अपडेट करा, नेम को अपडेट करा, सेट नेम चलाया और नेम को क्या करा, इसका मतलब इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी वो भी क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब भाई बात समझ में आ गई नहीं आई, या फिर रिपीट कर दूं दफा। देखो भाई ये क्या है, ईमेल है,
मुझे इस ईमेल को एक वैल्यू असाइन करनी है। क्या करूं भाई? सबसे पहले वैल्यू भाई सर पास करें। अब स्ट्रिंग में पास करूं, स्ट्रिंग में पास करना मसला है, चेंज ही नहीं होगा भाई। कुछ ऐसा करना है सर वो डायनेमिकली भी क्या होती रहे। तो मैंने क्या पास करा? ईमेल, मतलब उसी की स्टेट मैंने पास कर दी। उसी की स्टेट मैंने क्या कर दी? पास। इसका फायदा क्या है? बाय डिफॉल्ट ये क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, तो भाई कोई वैल्यू शो नहीं होगी। लेकिन जब मैं इस इनपुट फील्ड के ऊपर जब भी मैं वैल्यू टैप करूंगा, ऑन चेंज चलेगा। ऑन चेंज क्या करेगा? सेट ईमेल को अपडेट करवाएगा। मतलब ईमेल की स्टेट हमारी क्या होगी? अपडेट होगी। हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। कंपोनेंट जब रीरेंडर होगा तो हमारे पास ये इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है, जो पहले क्या थी एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन अब जे हो गई। अब तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई आसान एक छोटी ट्रिक है, जब भी आप इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू पास करते हो तो वही स्टेट पास करते हो जो आप स्टेट अपडेट करवाते हो। सही है भाई? तो आप हमेशा क्या पास करते हो? वैल्यू जो आप सेट करवाते हो। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? या बिल्कुल भी नहीं आई? अब मुझे बताओ भाई, ये पासवर्ड है, इसको मुझे वैल्यू देनी है। क्या वैल्यू दूंगा? पासवर्ड। चलूंगा भाई? कैसे भाई क्यों इशू कर रहा है? इसका काम हो गया भाई पूरा। इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है। पहले वाली क्लास मतलब इससे पहले वाली क्लास में कुछ लोग भाई तुम लोग सारे यहाँ पे आ जाओगे। असाइन होती है। अब सर इसका फायदा क्या है? भाई इसका फायदा ये है कि इससे हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड में हमारा क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट है भाई, कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या हम पढ़ेंगे एडवांस रिएक्ट के अंदर। जब हम एडवांस रिएक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना भाई, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम लोग अपनी इनपुट फील्ड को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वैल्यू कौन से असाइन कर रहे हैं? जो उसके ऑन चेंज पे अपडेट हो रही है। सही है ना? तो इसका फायदा ये है हमारे पास इस इनपुट फील्ड का क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। जैसे कैसे? अब हम लोग सेट वैल्यू के ऊपर लगाते हैं भाई एक फंक्शन, और मैंने क्या लगाया भाई? सेट वैल्यू। हमने बनाया एक फंक्शन कॉन्स और सेट वैल्यू। अब सिंपल ना भाई, ये फंक्शन कॉल होगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो सेट वैल्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई जब मैं सेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करूं तो इस तीनों इनपुट फील्ड के अंदर एक एक वैल्यू क्या हो जाए? सेट हो जाए। क्या तरीका होगा? अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यार। तीनों स्टेट को सेट कर देंगे। भाई देखो ना, इन तीनों की वैल्यूज कौन है? स्टेट है ना, या नहीं है समझ में? भाई इस वाले इनपुट फील्ड की वैल्यू कौन है? स्टेट नेम। जब भी आपके पास सेट नेम होगा, ये वैल्यू क्या होती रहेगी? अपडेट होती रहेगी या नहीं होगी? होगी ना भाई? तो मैंने क्या करा, सेट वैल्यू के अंदर सेट नेम, और मैंने नेम क्या सेट करवाया? जाफर अहमद। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास हमारी स्टेट क्या अपडेट हो जाएगी? जाफर अहमद से। और जब सेट नेम जाफर अहमद होगा तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जाफर अहमद हो जाएगी। इसका मतलब हमारे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? जाफर अहमद। तो सेट वैल्यू करा, हमारे पास क्या हो गई वैल्यू? जाफर अहमद हो गई। अब मुझे वैसे भाई ईमेल को भी सेट करना है, तो जहां पे सर आपने सेट नेम करवाया उसी नीचे क्या करवा दे? सेट ईमेल करवा दे। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, सेट वैल्यू करा, क्या हो गई भाई? दोनों वैल्यूज जाफर अहमद भी हो गई और सेकंड क्या हो गई? jafar@gmail.com। भाई बताओ मेरी बात समझ में आई? सर के ऊपर से बिल्कुल कौन सा ले आप लोग के? क्लियर है? चलो भाई आ जाइए। अब पासवर्ड आखिरी है भाई, सेट पासवर्ड। पासवर्ड लिखा, सेट वैल्यू करा,
तो हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों इनपुट फील्ड्स क्या हो गए हमारे पास सेट हो गए। अब बताओ भाई यहां से समझ में आया या नहीं आया? आखिरी टॉपिक और उसके बाद बस इंशाल्लाह क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग टू डू एप्लीकेशन। आखिरी टॉपिक बहुत आसान है भाई, थोड़ा टॉपिक है। अभी मुझे बताओ भाई आपकी जो तीनों इनपुट फील्ड्स हैं वो कहां पर है? किसी फॉर्म कंटेनर के अंदर है और ऐसे ही रखेंगे सर, ऐसे रखेंगे। तो भाई फॉर्म हैंडलिंग के लिए हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं? पहले एक फॉर्म का एलिमेंट बनाते हैं। अच्छा भाई इसके अंदर ये एक्शन और जो क्या कहते हैं मेथड का जो एट्रीब्यूट होता है ना भाई वो बिल्कुल सारी है, आपको पढ़ने की जरूरत। एक्शन का मतलब होता है कि भाई आप किस एक्शन के ऊपर काम करना चाह रहे हो। मतलब आप इसमें बेसिकली भाई एपीआई का एंडपॉइंट दे देते हैं पहले, बहुत पुराने जमाने के अंदर जब हमारे पास भाई वो एक्सएमएल करके ना एपीआई वगैरह कॉलिंग होती थी। लेकिन हम लोग उसका एपीआई कॉलिंग नहीं करते, हम लोग करते हैं प्रॉपर जावास्क्रिप्ट की मदद से। हमारे पास प्रॉपर भाई फैच की वेब एपीआई होती है जिसको हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही नहीं क्लास? तो अब एक्शन यूज होता हमारे पास। फिर हम लोग बताते थे भाई कि हमारे पास जो फॉर्म हिट होगा वो कौन से मेथड से होगा। तो इसमें होता है हमारे पास एक अदर पोस्ट इस तरह कैपिटल के अंदर और एक होता है हमारे पास क्या गेट, कि आप डेटा लेकर आना चाहते हो या डेटा लेकर जाना चाहते हो। पोस्ट का मतलब होता है डेटा लेकर जाना और गेट का मतलब होता है डेटा लेकर आना। तो ये हमारे पास दोनों यूज नहीं होते। तो सिंपल भाई मैंने क्या करा, अपनी तीनों इनपुट फील्ड उठाई और ये साइन अप का बटन उठाया और ये मैंने कमेंट कर दिया और फॉर्म के अंदर रख दिया। तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। एक मसला है भाई छोटा सा, मैंने वैल्यू सीखी और मैंने साइन अप पे क्या करा, क्लिक करा। ये क्या हुआ सर, पेज रिफ्रेश हो गया। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्म के अंदर जब भी आप कोई बटन बनाते हो ना क्लास, फॉर्म के अंदर क्या होता है, जब भी कोई बटन बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये बटन पे जब भी क्लिक होगा तो ये फॉर्म को क्या कर देगा, सबमिट करेगा। और जब भी फॉर्म सबमिट होगा आपका पेज क्या होगा, रीलोड होगा। तो भाई पहला सवाल मेरा आप लोगों से, क्या रिएक्ट के अंदर हम लोग पेजेस को लोड करवाते हैं? नहीं करवाते सर। क्योंकि क्या हमारे पास ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, हम एक ही पेज के ऊपर रहते हुए भाई सारा काम करते हैं। सर रिएक्ट की जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पे यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि हम पेज को रीलोड नहीं करवाते। लेकिन भाई अगर आप लॉगिन पेज के ऊपर इस तरह काम करो और लॉगिन करवाओ तो यूजर रीलोड हो क्या नहीं जा रहा है, तो ये तो बंद है या नहीं है। अब मुझे भाई ऐसा काम करना है कि मेरे पास मेरा पेज रीलोड ना हो। तो भाई बड़ा आसान तरीके का इसका फॉर्म है आपके पास। जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये पेज रीलोड होता है। इसका मतलब कि फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है किस नाम से, ऑन सबमिट के नाम से। ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है भाई बिहाइंड द सीन। क्या ट्रिगर हो रहा है? ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है बिहाइंड द सीन। तो सिंपल आप क्या करो भाई, ऑन सबमिट लगाओ और इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दो। किस नाम से? ऐसे सबमिट के नाम से। भाई नाम कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन। आप कर दो यहाँ क्या, साइन अप हैंडलर, और ऊपर से साइन अप हैंडलर है उसको क्या कर दो, ये सारा काम कमिट कर दो भाई। सही क्लास? कौन साइन अप हैंडलर और क्या बन गया हमारे पास, हमारा फंक्शन बन गया या नहीं बना? अब मुझे बताओ आप लोगों ने ऑन सबमिट के अंदर साइन अप हैंडलर जो पास करा है वो कॉलबैक के अंदर पास करा है, डायरेक्ट फंक्शन पास करा है? डायरेक्ट फंक्शन पास करा है। तो मुझे फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? याद रखना भाई कि अगर मैं डायरेक्ट पास करता हूं तो मैं डायरेक्ट एज पैरामीटर पास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलता है, देखो भाई। अब देखो जैसे ही मैं यहां पे क्या करूंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा, हमारा पेज रीलोड हो जाएगा और कंसोल आगे गायब हो जाएगा। क्लास दौड़ लीजिएगा भाई, देखा आपने? फिर क्लिक करा, क्या हो रहा है भाई? सर फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन कॉल होते ही पेज क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। सही, रिफ्रेश रोकना है। क्या करना है ये? तो भाई आपको ऑन सबमिट के अंदर एक फंक्शन पास करना होगा। क्या पास करना होगा? फंक्शन पास करना होगा। और इस फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा। इस इवेंट के ऊपर आपको क्या लगाना होगा क्लास, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होगा।
प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि भाई जो एक्शन होने वाला है ना उसको रोक दो। मतलब एक एक्शन परफॉर्म होने वाला है उसको क्या कर दो भाई, खत्म कर दो, रोक दो उसको। बात समझ में आई? तो मैंने सिंपल क्या करा भाई, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और एक मेथड है। क्या ये मेथड? अब रिफ्रेश करा, साइन अप पे क्लिक करा, क्या हुआ भाई, अब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है हमारे पास, लेकिन अब पेज रिलोड, क्योंकि जो पेज रिलोड होने में फंक्शन था, जो मतलब एक्शन था, प्रिवेंट डिफॉल्ट ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। अब बताओ क्लास कितने लोगों को ज्यादा समझ में आया भाई? तो भाई हमारे पास जो फॉर्म हैंडलिंग होती है, तो भाई फॉर्म जो हमारा रिलोड होता है, बड़े क्लिक के ऊपर रिलोड नहीं होना चाहिए। तो भाई रिलोड अगर नहीं करवाना आपने तो आप सिंपल क्या करो, आप ऑन सबमिट के अंदर अपना साइन अप हैंडलर पास करो, ना कि साइन अप हैंडलर आप इस बटन के ऊपर पास करो। यहां से हटा दो भाई साइन अप हैंडलर, यहां पे इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। सही है भाई? अब जब भी हमारे पास बटन पे क्लिक होगा, भाई देखो एक रूल है, फॉर्म के अंदर जब भी कोई बटन बनाओगे, फॉर्म के अंदर जब भी कोई बटन बनाओगे, इस बटन के क्लिक के ऊपर, मतलब किसी कॉल टू एक्शन के ऊपर हमेशा क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट होगा। देख लो भाई फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमेशा आपका फॉर्म सबमिट होता रहेगा। और फॉर्म सबमिट के ऊपर आपका पेज क्या होता है, रिलोड होता है। तो मैंने सिंपल क्या करा, पेज रिलोड होने से रोकने के लिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया। चलिए क्लास बात समझ में आई या नहीं है? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है भाई? देख लो भाई, तो अभी देखो थोड़ी देर में, ठीक है भाई? तसल्ली? क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई फॉर्म के अंदर जब भी कोई बटन होगा तो बटन का एक्शन क्या होगा, क्लिक होने पे फॉर्म को सबमिट कर पाना। इसका मतलब फॉर्म पे आपको हमेशा क्या मिलेगा भाई, ऑन सबमिट का इवेंट मिलेगा। इस ऑन सबमिट के अंदर से आप क्या निकालोगे, इवेंट निकालोगे, और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करवाओगे किसके लिए, पेज को रिलोड होने से रोकने के लिए। भाई हाँ, अब ये इस टॉपिक पर आ रहा हूं, 2-3 बटन के ऊपर। पता कैसे चलता है, ये फिक्स है कि फॉर्म के अंदर जब भी कोई बटन होगा ना, वो फॉर्म को सबमिट ही करेगा हमेशा। क्यों? बटन के ऊपर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, किस नाम से, टाइप। कौन कौन से होते हैं टाइप, बताओ भाई, ये चाय पी के आ जाऊं मैं। एक होता है आपके पास क्या, एक होता है बटन, एक क्या होता है बटन, एक होता है क्या सबमिट, एक होता है रीसेट। रीसेट क्या करता है, फॉर्म को रीसेट कर देगा, फॉर्म को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। भाई जब आप लोग अपना बटन फॉर्म के बाहर बनाते हो ना क्लास, मतलब पूरी एचटीएमएल में जहां दिल चाहे वहां बनाओ, सिवाय फॉर्म के, सिवाय फॉर्म के। तो आपके बटन की टाइप होती है बाय डिफॉल्ट बटन ही। क्या होती है टाइप, बटन ही होती है। लेकिन जब आप लोग अपना बटन कहां बनाते हो, फॉर्म के अंदर बनाते हो, तो इसकी बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, सबमिट होती है। अब क्लियर है? मतलब आप एक बनाओ, 1 2 3 4, कितने बटन है, 4 बटन है। आप इन चारों में कहीं भी क्लिक करो, क्या हो रहा है, आपका फॉर्म सबमिट होता रहेगा। अब आप ये चाहते हो कि नहीं भाई, सिर्फ फॉर्म सबमिट किसके ऊपर हो, बटन 1 पे, बाकी किसी पे सबमिट, तो आप जाके इनकी टाइप क्या कर दोगे, टाइप बटन, टाइप बटन और टाइप बटन, बस टाइप चेंज कर दोगे। अब देखो भाई, अब हमारे पास 1 के ऊपर फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन 2 पे, 3 पे और 4 पे सबमिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये 3 बटन जो है ना,
ये फॉर्म सबमिट नहीं करवा रहे, ये जस्ट नॉर्मल हमारे पास क्या है, बटन है। अब अगर आपको कोई और फंक्शन कॉल करवाना है, करवा लो भाई कॉल, अब बटन पे करवा लो कॉल, तो आप ऑन क्लिक वगैरह इसके ऊपर सब कुछ काम करेंगे। हाँ भाई क्लास पहले से आराम है, समझ में आया नहीं आया? कितने लोग क्लियर है भाई? चले भाई आगे बढ़ते हैं क्लास। तो भाई हमारे पास हमारी फॉर्म हैंडलिंग क्या होगी क्लास, यहाँ पे क्या होगी भाई, कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं भाई कहाँ पे क्लास, टू डू एप्लीकेशन के पास। तो भाई प्रॉपर टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग कंपोनेंट बेस, सही है भाई? ठीक है, आपको अच्छा लगा, टाइम मिल गया भाई प्रैक्टिस करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, भाई उम्मीद तो नहीं करता मैं, ये चलो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी इस चीज की, ठीक है? भरोसा तुम पे उधर से ये कि मैं पढ़ाना शुरू करूं। चलो भाई क्लास, तो सबसे पहले भाई हमने एक फोल्डर बनाया, हाँ कंप्लीट से बनाया नहीं भाई, ये इसको मान लेते भाई सही है भाई। ये हमारा है कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट का फोल्डर। यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया भाई एक फाइल टू डू हेडर डॉट, तुम्हारे पास नहीं है एक सोशल ढूंढना, स्ट्रक्चर सोच रहा हूँ भाई। भाई काम करते हैं पहले तो बेसिकली बनाओ आपको। अब मैं जो बनाना चाहता हूँ ना भाई हेडर बॉडी और कार्ड्स वाली, तो आप बोलोगे सर समझ में नहीं है, हेडर किसी और कंपोनेंट में होगा, उसकी लिस्टिंग अलग कंपोनेंट में होगी, फिर डेटा हमें जो है वो सारा भाई पैटर्न चाइल्ड डेटा मैपिंग करवानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल होगी, पहले बेसिक वाली करते हैं, उसके बाद इसी टू डू हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, एडवांस में कन्वर्ट कर देंगे। तो चले भाई सबसे पहले हमारे पास एक H1 टू डू है, सही है भाई, टू डू भाई हमारे पास। अब टू डू के बाद सिंपल हमें क्या बनाना है भाई, एक इनपुट फील्ड बनानी है और हमारे पास दो बटन होते हैं, ऐड टू डू और डिलीट ऑल का। तो सबसे पहले भाई हम लोगों ने क्या करा, एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड बनाई, प्लेस होल्डर टू डूज, और हम लोगों ने भाई इसका बनाया एक बटन ऐड टू डू, और उसके बाद डिलीट ऑल। क्लास क्लियर है तक? अब यहाँ तक तो हमें भाई बहुत सिंपल। अब क्या करना है, सिंपल हमें भाई नीचे लिस्टिंग वगैरह करवानी है इसकी। तो भाई लिस्टिंग इसकी क्लास किस तरह होगी, ये हो गया हमारे पास इसका हेडर और ये हो गया हमारे पास क्या इसकी लिस्टिंग। तो भाई डिव और डिव के अंदर काम करते हैं भाई, और यूएल एलआई टू डू वन बटन एडिट और डिलीट। हाँ भाई क्लास कितने लोगों को ये समझ में नहीं आई? बेसिक था ना भाई, सर कुछ भी नहीं करा तो कहानी स्टार्ट होगी, सिर्फ यूआई बनाई शुरू की भाई, प्रॉपर यूआई भी बनाई। तो चलो भाई क्लास सबसे पहले मुझे बताओ क्या होगा, आप लोग हजार का बना चुके टू डू है। अब ये मत सोचो कि भाई ये रिएक्ट है, आप ये सोचो कि भाई रिएक्ट के रिएक्ट टू डू का कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले ऐड होगा ना, उसके बाद लिस्टिंग होगी, फिर अपडेट और डिलीट बाद में देखेंगे। पहले भाई हमें ऐड करना सीखना है, तो मुझे बताओ भाई ऐड के लिए क्या होगा। सर अभी भाई टू डू के लो ना, अभी रिएक्ट नहीं आते, रिएक्ट में आते हैं। सर सबसे पहले ये होगा कि हमें भाई इसकी वैल्यू चाहिए होगी, और ऐड के ऊपर हमारे पास यूआई की डेट होगी और यूआई के ऊपर शो होगी।
तो भाई सबसे पहली चीज ये कि जब मैं ऐड टू डू के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो यूजर ने वैल्यू लिखी हो इनपुट के अंदर वो गेट होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई ना भाई। अब भाई आ जाओ जरा, सबसे पहले हमने बनाया एक फंक्शन किस नाम से, ऐड टू डू के नाम से। फंक्शन बन गया हमारे पास और ये फंक्शन हमने कॉल करवाया कहां पे, ऑन क्लिक और ऐड टू डू। क्लास क्लियर है। अब भाई मुझे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है और इस फंक्शन के अंदर गेट करनी है। किस तरह होगी, ऑन चेंज का इवेंट चलेगा। इनपुट फील्ड का मतलब फॉर्म हैंडलिंग। तो मुझे बताओ भाई किस तरह हैंडल करता हूं इनपुट फील्ड रिएक्ट के अंदर। तो स्टेट बना है तो कॉन्स्ट टू डू वैल्यू सेट टू डू वैल्यू और इक्वल्स टू यूज स्टेट। ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया भाई और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग। अब बताओ क्लास क्लियर है तक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इवेंट चलेगा। सर आपको ये जो स्टेट है वो अपडेट करवानी किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर चेंज होने पे। तो क्या करूं भाई, ऑन चेंज पास करें सर, उसके बाद ई डॉट मतलब सेट टू डू वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वैल्यू। क्लास क्लियर है या नहीं क्लियर। अब जब भी भाई बंदा टू डू के ऊपर कोई भी चीज ऐड करेगा ऑन चेंज चलता रहेगा और ऑन चेंज क्या करेगा, इस सेट टू डू वैल्यू की स्टेट को अपडेट करवाता रहेगा। ऐसा ही है। और जब करवा दे और ऐड टू डू पे भाई क्लिक करे तो भाई मुझे यहाँ पे वैल्यू कैसे मिलेगी, अब टू डू वैल्यू के अंदर मिलेगी। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, टू डू वैल्यू से फंक्शन के अंदर वैल्यू को गेट कर दिया। अब देखो भाई जरा, मैंने लिखा भाई यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और मैंने क्या करा, सिंपल ऐड टू डू। तो हमारे पास इनपुट फील्ड की वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर गेट हो गई। अब हम क्लास कितने लोग क्लियर है भाई, तो भाई कुछ बच्चों वाले स्टेप ना। अब एक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो मतलब 1 2 ओवर्स और मैं ऐड टू डू करूं तो भाई एरर जनरेट होना चाहिए, एक एरर जनरेट होना चाहिए। किस तरह होगा, कैसे, नहीं मतलब इससे भाई अगर दो कैरेक्टर है, सही है भाई, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए ऐड टू डू के ऊपर। क्या लगाएंगे भाई, लेंथ लगाएंगे। सर देखें ना, आप इसके ऊपर जाफर लिखते हैं, ऐड टू डू करते हैं, ये वैल्यू आपको फंक्शन में मिलती है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं भाई जे ऐड करें तो ये भी तो मिल रहा है ना आपको जे। तो आप लगा देंगे कंडीशन कि इफ टू डू वैल्यू डॉट लेंथ, अगर लेस देन क्या होती है 2 होती है, सॉरी लेस देन 3 होती है, 3 से कम कैरेक्टर होते हैं, तो आप क्या करें, अलर्ट इनवैलिड वैल्यू। उसके बाद फंक्शन आगे चलना चाहिए, क्या कर देंगे, रिटर्न। भाई ये कंडीशन है ना क्लास, हम करके आ चुके हैं बहुत दफा, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत दफा कर चुके हैं ना भाई। अब बस फर्क ये है कि भाई हमारे पास जो टू डू वैल्यू है वो स्टेट की है, पहले वेरिएबल की होती थी। अब देखते हैं भाई इधर चला के इसको 1 2 लिखा ऐड टू डू, क्या कह रहा है ये 1 2 3 चलिए भाई। क्लास में मसला, कोई सवाल। अब मुझे बताओ भाई, हमारे पास जब हम लोग इस पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं, ऐड टू डू कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही कंसोल पे। अब मुझे बताओ भाई, मुझे लिस्टिंग भी करवानी है, यूआई पे शो भी करवाना है, लेकिन चलो यूआई पे शो करवाना भी छोड़ दो अभी। मुझे बताओ मेरे पास टू डू एक होंगी मल्टीपल होंगी, मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए ये टू डू की वैल्यू मैं कहां सेव करवाऊंगा, एरे के अंदर सेव करवाऊंगा। भाई कहां सेव करवाऊंगा क्लास, एरे में, एरे के अंदर सेव करवाऊंगा ना मैं। तो अब मुझे बताओ मैं इसको सेव करवाने के लिए क्या बनाऊं, एरे बनाऊं या नहीं बनाऊं। भाई देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज होती है मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है, नहीं पता ना।
बंदा है 1 2 3 ऐड कर दे, ऐड कर दे, ऐड कर दे। तो ये तमाम वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को मुझे एक जगह पे कंटेन करना होगा ना, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगी, एरे होगी, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो भाई मुझे बताओ सिंपल वेरिएबल बनेगा या स्टेट बनेगी? स्टेट। कॉन्स, टू डूज और सेट टू डूज। यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी? एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे क्यों? क्योंकि भाई मुझे एरे की स्टेट बनानी है। क्या बनानी है मुझे? एरे की स्टेट बनानी है। भाई ये बात समझ में आई है नहीं आई? अब जितने भी हमारे टू डूज होंगे वो सारे के सारे कहां पर होंगे? इस टू डू स्टेट के अंदर होंगे। अब मुझे बताओ भाई ऐड टू डू के अंदर मैं किस तरह यूजर की वैल्यू को इस टू डूज के अंदर सेट करवाऊं? सेट टू से कराऊं या नहीं? ऐसा ही ना भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टू डूज को ना कंसोल करवाते हैं और मेन डॉट जेएसएक्स में जाके ये स्ट्रिप नोट को क्या करते हैं भाई, क्या हमारे पास टू डू अभी? क्यों भाई? सर को ऐड ही नहीं करा। अब जब मैं ऐड टू डू करूं, वैल्यू मुझे मिली टू डू वैल्यू में, इसको मैं क्या करवा दूंगा? बस सेट टू डू करवा दूंगा। तो मैंने क्या बोला भाई? सेट टू डू, सॉरी सेट टू डूज, और क्या करूं? इनपुट की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, टू डू वैल्यू। भाई देखो अगर मैं सिर्फ करवा दूं सेट टू डूज और टू डू की वैल्यू, क्या होता है? देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है? टू डूज एरे। ऐड टू डू करा, क्या आ गया भाई? टू डूज हमारे पास। सर ये तो स्ट्रिंग आ गई। सर एरे करना था भाई, लेकिन ये तो हमारे पास स्ट्रिंग बन गया। तो क्या करूं मैं? स्प्रेड ऑपरेटर। अगर मैं ये कर दूं भाई टू डूज डॉट पुश, क्या कर दूं? टू डूज डॉट पुश। भाई टू डूज के अंदर पुश करो। भाई टू डूज एरे है ना, एरे के अंदर हमने क्या करा? अपनी वैल्यू को पुश कर दिया। अब एरे के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो चली जाएगी और सिंपल इसी एरे को क्या करवा दो? अपडेट करवा दो। अब ये टॉपिक अभी का नहीं है हमारे पास, ये टॉपिक कब का हमारे पास? जब हमने स्टार्टिंग के अंदर स्टेट पढ़ी थी। ऐसा ही ना भाई। अब अगर मैं जाऊं रिफ्रेश करूं, ऐड टू डू करूं, क्या आ गया हमारे पास? एरे आ गया और हमारे पास वैल्यूज भी आ गई। लेकिन भाई अब अगर मैं वापसी करूं ऐड टू डू, अब नहीं आ रहा टू डू सर। भाई 1 मिनट सुन रहा हूं। मैं इसमें करता हूं हेलो, ऐड टू डू करा, हमारा कंपोनेंट क्या हुआ? रीरेंडर हुआ। तो हमारे पास ये टू डूज वाला कंसोल चल गया। अब अगर मैं वापसी ऐड टू डू करूंगा तो जाहिर भाई दो टू डू जाके ऐड होंगे एरे के अंदर। सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सर रेफरेंस सेम है। क्या है? आप एक ही एरे को, मतलब आप एक ही एरे के अंदर क्या करवा रहे हैं? पुश करवा रहे हैं और उसको क्या करवा रहे हैं? वापसी अपडेट करवा रहे हैं। तो ये तो रेफरेंस है हमारे पास, सेम रेफरेंस की वजह से हमारे पास ये इशू करेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हमारे पास? नया एरे बनाऊं फिर पुश करवाऊं, बात नहीं होगी। तो हम क्या करवाते हैं? हम हमेशा टू डूज के अंदर ही पुश करवाते हैं। बस सीन ये करेंगे भाई, जो हम टू डूज डायरेक्ट पास कर रहे हैं ना यहाँ पे इसको करवा देंगे स्प्रेड। इससे क्या होगा कि हमेशा हमारे पास एक नया एरे बन गया। क्या होगा भाई? इसका रेफरेंस सेव होगा। अब देखो भाई 1 2 3 ऐड टू डू चलाइए टू डू के अंदर, ऐड टू डू चलाइए एरे के अंदर, ऐड टू डू चलाइए भाई एरे के अंदर। तो इस तरह हमारे पास हमारी स्टेट बार-बार अपडेट होती रहेगी। अब बताओ भाई ये तो क्लियर है? ये स्टेट वाला कॉन्सेप्ट तो भाई अभी का नहीं है क्लास। अच्छा भाई कोई अगर इसमें सवाल है तो वो कर सकता है, फिर आगे बढ़ो।
वही पुराना समझा हुआ है। समझ में आया आपको? हाँ, तो रिटर्न फिर रिटर्न लिख दो तो मतलब अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। अगर रिटर्न फॉल्स लिखोगे तो मतलब फॉल्स रिटर्न हो रहा है, मतलब वैल्यू फॉल्स की रिटर्न होगी। ये अनडिफाइंड फॉल्स की वैल्यू होती है और फॉल्स की वैल्यू फॉल्स की होती है। भाई लिखना लाजमी नहीं है, जो प्रैक्टिस फॉलो होती है उसे रिटर्न होती है। रिटर्न फॉल्स मतलब आप लिख भी दो तो कोई मतलब वही वाली बात है भाई कि कोई मतलब फायदा नुकसान नहीं है इसका। अगर आप ये चाहते हो कि भाई नहीं मैं कहता हूँ यार रिटर्न फॉल्स होना चाहिए इसका, तो भाई रिटर्न फॉल्स क्या करना मैं करवा दीजिए, कोई फायदा थोड़ी है इसका, तो बस रिटर्न लिख दो, मतलब अनडिफाइंड रिटर्न होगा। सही है भाई, तो ये प्रैक्टिस फॉलो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अगर कुछ चीज रिटर्न नहीं करवानी तो आप रिटर्न लिख दो, बस तो हो जाएगा। दूसरी प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आपके पास होता है ना सी वगैरह, उसको रिटर्न वॉइड लिखते हैं, वॉइड या जीरो वगैरह लिखते हो, void वॉइड का मतलब नहीं कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते हो, उसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं है। जैसे फॉल्स की वैल्यू है ना, एक होता है वॉइड void वॉइड, इसका मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं करवाना चाहते। सही है, तो इसका मतलब इस चीज को कंसीडर करते हैं क्लास में वॉइड कि हम कुछ रिटर्न करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां टैग कास्टिंग आई थी ना हमारे पास। हाँ भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो भाई हमने दो चीजें करी है। क्या सबसे पहली चीज हमने करी कि भाई हमने इनपुट के ऊपर वैल्यू लिखी, और जब हमने ऐड टू डू करा तो सबसे पहले हमने ऐड टू डू के अंदर अपनी इनपुट फील्ड की वैल्यू को भाई गेट करा और उसको भाई वैलिडेट करा कि इसकी वैल्यू 3 से कम तो नहीं है। अगर तो 3 से कम है रिटर्न कर दो भाई, और अगर 3 से कम नहीं है तो भाई हमारे पास एक टू डूज की एरे है, उस एरे के अंदर क्या करवाओ, उसको पुश करवाओ, क्या करवाओ, उसको पुश करवाओ और उसी स्टेट को भाई अपडेट करवा दो स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। क्यों? क्योंकि सर रेफरेंस का मसला आता है यहाँ पे। क्लास क्लियर है? अब मुझे बताओ भाई, ये हमारे पास एरे है, एरे के अंदर हमारी सारी वैल्यू सेव हो रही क्लास या नहीं हो रही? अब मुझे भाई इस सारी वैल्यूज को यूआई पे शो करवाना है। अब किस तरह होगा? हमारे पास एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और सारी वैल्यूज को मुझे यूआई पे शो करवाना है। हमने क्या पढ़ा था? मैप पढ़ा था, मतलब लिस्टिंग का कांसेप्ट, ऐसा ही है। तो भाई सिंपल अब यूआई पे लिस्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस टू-डूज के ऊपर मैप चलाना होगा। और मुझे बताओ मैप कहाँ चलेगा? यूआई के बाहर चलेगा, यूआई के अंदर चलेगा? अंदर चलेगा। अगर तो भाई यूआई के बाहर चला, बार बार क्या बनेंगे? यूएल बनेंगे। भाई आप कंसीडर करो आपके पास 5 वैल्यूज हैं, ये है आपके पास, हेलो और बट कितनी वैल्यूज आपके पास? दो टू डूज हैं, दोनों यूआई पे शो करवाने हैं। जब मैं इस एरे के ऊपर मैप चलाऊंगा तो कितना चलेगा लूप? दो दफा चलेगा। और अगर मैं यूएल के बाहर चलाऊं तो 2 दफा यूएल बन जाएगी भाई। क्या ऐसा सही है? हमें 2 दफा क्या बनानी है? हमें तो एलआई बनानी है सर। तो हमने क्या करा, यूएल के अंदर आके टू डूज के ऊपर क्या चलाया भाई? मैप चलाया। क्या चलाया टू डूज के ऊपर? मैप के में क्या मिलेगा हमें? कॉलबैक फंक्शन, ऐसा ही ना भाई? क्या मिलेगा पैरामीटर्स के अंदर? वैल्यू और इंडेक्स। अगर मैं कंसोल करवाऊं किसे? वैल्यू को, तो क्या होगा भाई? मिलेगा ना वैल्यू, हेलो और भाई हमें वैल्यू नहीं चाहिए सर, हमें यूआई रिटर्न करवानी है। रिटर्न करवाने में यूआई, तो रिटर्न और क्या रिटर्न करवा दूं? ये एलआई उठा के रिटर्न के अंदर रख दो। तो अब देखो हमारी यूआई पे कितने एलआई बन गए? 2। कितने एलआई बन गए? 2। पता है नहीं, भूल गए या नहीं याद? अब अगर मैं एरे के अंदर वैल्यू बढ़ा दूं, भाई मैंने 3 वैल्यूज कर दी, कितनी यूआई क्रिएट होगी? 3। क्यों भाई? क्योंकि सर एरे है, एरे के ऊपर आप क्या चला रहे हो? मैप चला रहे हो। तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इस एरे के अंदर होंगी उतने नंबर ऑफ टाइम हमारा मैप चलेगा, और मैप क्या करेगा? रिटर्न करता रहेगा किसको? एलआई को। मतलब 3 वैल्यूज हैं तो 3 दफा हमारे एलआई रिटर्न होंगे और यूआई के ऊपर मैप हो जाएगी। अगर 5 वैल्यूज हैं तो 5 एलआई क्रिएट होंगे और
मैप हो जाएगी हमारी यूआई के ऊपर। लेकिन सर एक मसला है, क्या की वाला मसला भी हल करते हैं। उससे पहले हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है सर, यहाँ तो 2 to 1 2 to 1 2 to 1 लिखा हुआ आ रहा है, हमें तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए भाई जो यूजर ने लिखी है। यूजर की वैल्यू मुझे कहाँ मिली है, वैल्यू मिल रही है। मैंने सिंपल इस 2 to 1 को यहाँ कर दिया डायनेमिक। सही है भाई। अब क्या लिया हमारे पास, हेलो हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड। मैंने लिख दिया भाई टेस्टिंग और क्या चलाया मैंने एक्टिवेट। क्या किया हमारे पास, बात समझ में आई। तो इस तरह हमारे पास क्रिएट भी हो गया और हमारे पास लिस्टिंग भी हो गई। अब एक मसला भाई हल तो कर लो, कौन सा की कौन सा मसला है की देनी है। मैप के बाद जो भी पैरेंट होता है ना उसको यूनिक आईडी चाहिए होती है अपना एक नया रेफरेंस बनाने के लिए। तो हम क्या पास करेंगे भाई, की इंडेक्स। और क्या की पास कर दूं, इंडेक्स। इंडेक्स पास। क्लास कितने को क्लियर है भाई, क्लियर है। यूनिक वाला मसला भी हल हो गया या नहीं हुआ। अब आप टेस्टिंग करते रहो, ऐड टू डू करते रहो, आपके पास टू डूज ऐड होते रहे। कितनों को क्लियर है भाई यहाँ तक। अब एक मसला सर, वैल्यू लिखने के बाद जब ऐड टू डू करो ना इनपुट फील्ड खाली हो जानी चाहिए। क्या कर दो भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, आखिरी में आके सेट टू डू वैल्यू और क्या कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें। सही है भाई, हो जाएगा नहीं होगा। तो भाई इनपुट के ऊपर आपने वैल्यू इनपुट पास करा है, ये तो कंट्रोल है ही नहीं आपके पास, आप तो सिर्फ वैल्यू से ले रहे हो। ऐसा ही ना, अभी तो पढ़ाया मैंने, क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दूं मैं, टू डू वैल्यू के इक्वल, कि जो टू डू वैल्यू की वैल्यू हो वही वैल्यू किसकी हो, इनपुट फील्ड की वैल्यू हो। वैल्यू में घूमोगे तुम लोग। अरे भाई ये देखो, हमने सिर्फ इनपुट के ऊपर ऑन चीज में क्या करवा रहे हैं, सेट टू डू वैल्यू के अंदर वैल्यू अपडेट करवा रहे हैं ना। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूं कि भाई जब मेरे पास मेरा फंक्शन चल जाए तो सेट टू डू वैल्यू, जो वैल्यू मतलब मैंने गेट की थी यूजर की, वो भी क्या हो जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। लेकिन भाई इनपुट थोड़ी करेगा एम्प्टी, क्योंकि इनपुट के ऊपर हमने वैल्यू का एट्रीब्यूट पास नहीं करा। तो हमने बोल दिया भाई आप अपनी वैल्यू किसके इक्वल कर लो, टू डू वैल्यू के इक्वल कर दो। तो इससे क्या होगा भाई, जब जब मैं इसमें कोई वैल्यू लिख रहा हूं, ऑन चेंज चल रहा है, ऑन चेंज किसको अपडेट करवाएगा, टू डू वैल्यू को अपडेट करवाएगा। इसका मतलब हमारी इनपुट की वैल्यू भी अपडेट होती रहेगी। इसका फायदा क्या है, जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो हमने एंड में क्या करवा दिया, अपनी वैल्यू को एम्प्टी करवाया, तो हमारी इनपुट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। नहीं आया समझ में, किसको समझ में नहीं आया। तो भाई क्लास ऐड टू डू हो गया, रीड भी हो गया, सही है भाई। अब क्या है, डिलीट। अगर अभी जावास्क्रिप्ट होती सिंपल तो रीड अलग से पढ़ना पड़ता। रिएक्ट के अंदर रीड बहुत आसान है। सिंपल क्या लगता है हमेशा आपके पास, मैप। क्या लगेगा हमेशा आपके पास, मैप। भाई आगे जाके एपीआई कॉलिंग करवाओगे, एपीआई का फॉर्मेट क्या आता है, एरे ऑफ। अब यूआई पे कार्ड शो करवाने, तो उसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट के ऊपर क्या चलाओगे, हमेशा मैप चलाओगे। भैया हिम्मत है, मतलब हिम्मत का मतलब ये कि भाई समझ में आनी चीजें नहीं आ रही, हिम्मत तो नहीं आ रहा है भैया से कि बस सर हमारा साथ ये तक का था। लास्ट में जानी हमने क्या करवाया, पुश कहाँ पे ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में करवाना है। क्या कर दूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ भाई। क्या कर दिया भाई,
हेलो वर्ल्ड 1 2 3 एट 2 आइए स्टार्टिंग में ये नहीं आया। अब मुझे ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं चाहिए ना भाई, तो इसको क्या करते हैं मैंने, सही है भाई, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने इसलिए दी थी कि मैं आपको समझा सकूं। 1 2 3 4 5 क्लियर है भाई। रिफ्रेश करा वैल्यूज, तीसरे में गुम, चौथे में गुम, बताओ भाई आगे बढ़े। तो रीड हो गया, ऐड हो गया। अब हम चलते हैं कहां पे भाई, डिलीट करो। सबसे पहले डिलीट, उसके बाद एडिट, फिर अपडेट। तो भाई डिलीट के बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बनाओ भाई एक अदद डिलीट करो। सही है भाई, क्लास क्लियर है। और इस फंक्शन को कहां पे कॉल करवाना है, डिलीट टू डू। भाई डिलीट ऑल तो बात ही कहानी, तो डिलीट टू डू कर लेना। इस डिलीट बटन पे ऑन क्लिक और डिलीट। यहां तक क्लियर है भाई। पहले हम लोग करते थे डिलीट टू डू पास करते, फिर दिस पास करते, फिर दिस से एलिमेंट गेट करते, फिर पेरेंट नोड गेट करते। अगर पेरेंट है तो भाई पेरेंट नोड डॉट पेरेंट नोड गेट करते। कितनी लंबी चौड़ी क्वालिटी थी हमारी, ये नहीं थी भाई। सबसे मुश्किल था एडिट के अंदर। एडिट के अंदर भाई इवेंट डॉट पेरेंट नोड, फिर पेरेंट नोड के बाद उसका फर्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, अच्छा भाई वैल्यू होगा, फिर इनर एचटीएमएल नहीं होगा, टेक्स्ट कंटेंट नहीं होता हमारे पास। नहीं आप लोग याद है नहीं, कर दिया नहीं याद है तो मुझे तो याद है भाई सब कुछ, आपको याद नहीं किसी को भी भाई। तो आप कर करके याद करो ना यार। अगर मैं पढ़ा के मैं याद कर चुका हूं तो आप लोग बोलोगे सर मैं कर करके याद करा है। बहुत लंबी छोटी बॉडी थी क्लास में। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट के अंदर तो भाई पीस ऑफ केक, सही है भाई। आज ही हो जाऊंगा। ऐड टू डू करा, टू डू बन गया भाई, क्या नहीं बना। अब जैसे ही मेरे पास 2 टू डू है, अब मैं क्लिक करता हूं 1 2 3 वाली के ऊपर, डिलीट फंक्शन चला। 1 2 3 2 1 4 फंक्शन चला, मतलब हमारे पास हमारे बटन के ऊपर फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन हमें एक चीज नहीं पता, किस बटन ने फंक्शन को कॉल करना है। ऐसा ही ना भाई, यूजर साइड से पता है कि हाँ पे मैंने सेकंड वाले के ऊपर करना है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर मुझे नहीं पता कि मैंने किस इंडेक्स नंबर के ऊपर क्लिक करा है। भाई इंडेक्सिंग हो रही है ना, मैप है, मैप के अंदर एरे है, एरे में क्या मल्टीपल वैल्यूज है, तो मल्टीपल वैल्यूज क्या वो इंडेक्सिंग होगी उसकी 0 1 2 3 4 5। आज आपको आइडिया होगा ये इंडेक्सिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको आज आइडिया होगा, आपकी भाई एक वैल्यूज एक इंडेक्स नंबर पर है, उस पर मैप चला रहे हैं। कौन बताता है भाई हमें, कहां पता चलता है कि अच्छा ये इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू है। मैप इंडेक्स बता रहा ना, ये हमारा मैप चलता है, मतलब हमें हमें मिला भाई 1 2 3 और उसका इंडेक्स कितना हमें 0 भाई। हमारे पास 2 वैल्यूज है, हेलो और उसके बाद वर्ल्ड। मैप चला, पहले हमें कौन सी वैल्यू मिली, वर्ल्ड, और उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं इंडेक्स नहीं कर पाया। फिर हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, हेलो, और हेलो का कौन सा इंडेक्स नंबर होगा 1। अब मुझे अगर ये देखना है अपने इस फंक्शन के अंदर कि भाई कौन से टू डू से कॉल आ रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंडेक्स नंबर मुझे कैसे मिलेगा। सर आर्गुमेंट पास करना होगा या नहीं, आर्गुमेंट कैसे पास करूंगा, डायरेक्ट। सर पहला करना है एक अदद कॉलबैक फंक्शन, फिर कॉलबैक के अंदर अपना फंक्शन कॉल करें और क्या पास कर दें, इंडेक्स। कहां मिलेगा, पैरामीटर मिल जाएगा।
इंडेक्स नंबर। कितना समझ में आया भाई? हमारे पास सिंपल हमारा डिलीट टू डू पहले कॉल था नॉर्मल, तो हमने क्या करा कॉल बैक के अंदर कॉल करा और हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया किसका? इंडेक्स। कि पता चले कि भाई कौन से वक्त ये कॉल हुआ है। भाई हेलो, उसके बाद वर्ड। सही है भाई? मैंने क्लिक करा वन इंडेक्स के ऊपर, कौन सा इंडेक्स होगा ये? वन इंडेक्स होगा ये? यस। क्या मिला मुझे? वन इंडेक्स। वर्ड मिला, वर्ड कौन से इंडेक्स के ऊपर है? 0। कौन सा मिला भाई? 0। भाई लिस्टिंग है ना, ये तो पता है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। इसके बाद जितनी वैल्यूज आती रहेंगी उसके इंडेक्स नंबर उसी हिसाब से सॉर्ट होंगे। तो भाई वर्ड में क्लिक करा तो मुझे 0 मिला, हेलो में क्लिक करा तो मुझे 1 मिला, मतलब इंडेक्स नंबर मुझे पता चल गया। या नहीं पता चला? भाई आपके पास एक एरे है, मैं कहता हूं कि भाई एक एरे के अंदर से मुझे एक वैल्यू रिमूव करनी है और मैं इंडेक्स नंबर आपको बता देता हूं कि इस इंडेक्स नंबर से करनी है। स्लाइस तो भी कॉपी करता है भाई। देखो एक एरे है, एरे के अंदर से वैल्यू रिमूव करने के लिए भाई 3 मेथड में पड़े। एक तो हमने पढ़ा है पॉप, लेकिन पॉप करता है क्या है? सिर्फ आखिर से रिमूव करता है। एक हमने पढ़ा शिफ्ट, फिर हमने पढ़ा स्लाइस। सर स्लाइस ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है हमारे बताए हुए इंडेक्स नंबर के मुताबिक। स्लाइस की वैल्यू लगा ना भाई, इंडेक्स नंबर मतलब टारगेटिंग पॉइंट कि भाई कहां से स्टार्ट करना है। उसके बाद कहता है कि भाई वैल्यू ऐड करनी है नहीं करनी, सॉरी उसमें तो डिलीट काउंट क्या कहता है आपसे? डिलीट काउंट। हाँ भाई डिलीट करना है, अगर नहीं करना तो 0 और जितनी वैल्यूज रिमूव करनी है उसे पास कर दो, और अगर ऐड करना है तो दूसरी वैल्यू कि भाई ये ऐड कर दो जाके। पढ़ा है स्लाइस? डिलीट के अंदर क्या होगा? दो वैल्यूज, टारगेटिंग पॉइंट और डिलीट काउंट 1। टू डूज डॉट स्लाइस। सही है भाई? टारगेटिंग पॉइंट क्या है? इंडेक्स नंबर। टारगेटिंग पॉइंट क्या है? इंडेक्स नंबर। कितनी वैल्यू रिमूव करनी है? 1। क्लियर है भाई? अभी सेट नहीं करवाते, अभी सिर्फ कंसोल करवाते हैं किसे? टू डूज को। भाई टू डूज की जो स्टेट है वो अपडेट तो हो जाएगी, मतलब अपडेट होने का मतलब ये केवल लोकली अपडेट होगा, लेकिन आपकी यूआई पे इफेक्ट नहीं है। कब तक नहीं आएगी यूआई पे इफेक्ट? जब तक हम लोग उसको सेट नहीं करवाते। पढ़ा नहीं है? अब जरा देखो 1 2 3 क्लास कितनी वैल्यूज हैं? 4 वैल्यूज हैं। मैं रिमूव कर रहा हूं किसे? 1 2 3 और हो गया भाई। अच्छा मैं टू डूज ज्यादा मेहनत थोड़ी करेंगे। कितनी वैल्यूज आ रही क्लास? 3 वैल्यूज आ रही हैं। अब कितनी वैल्यूज हैं? 4। मैंने करा 1 2 3 को क्या? डिलीट। अब हमारे एरे के अंदर देखो भाई 1 2 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने स्प्लैश की मदद से इस इंडेक्स नंबर को रिमूव करवा दिया एरे के अंदर से। अब सिंपल भी क्या करूंगा भाई, इस टू डूज को फिर से इसकी स्टेट के अंदर अपडेट करवा दूंगा। क्या नहीं है बात समझ में? देखो भाई डिलीट टू डू जैसे हमारे पास होगा तो डिलीट टू डू क्या करेगा भाई? इंडेक्स नंबर लेकर आएगा और जो हमारे पास मैपिंग हो रही है ना, जिस स्टेट में से क्या हो रही है हमारे पास मैपिंग, उसी स्टेट के अंदर से स्प्लैश की मदद से एक वैल्यू रिमूव करवा देगा। ऐसा ही है? रिमूव करवाने के बाद मैं इस स्टेट को क्या कर दूंगा? फिर से सेट टू डूज करवा दूंगा। लेकिन ये डायरेक्ट टू डूज होंगी स्टेट? डायरेक्ट होंगी? क्या करना होगा? स्प्रेड ऑपरेटर करना होगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 मैंने रिमूव करा 1 2 3 को, हुए रिमूव। मैंने रिमूव करा 1 2 3 4 5 को, हुए रिमूव। और हमारी टू डूज क्या बन गई? एम्प्टी। अब बताओ भाई डिलीट समझ में आया?
डिलीट कितने लोगों को समझ में आया? एक दफा फिर रिपीट कर दो भाई। देखिए भाई, डिलीट टू डू का हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या करा, सिंपल हमारे पास जो हमारी लिस्टिंग आ रही है, जो हमारे पास हमारी लिस्टिंग UI पे शो हो रही है, वो किस वजह से शो हो रही है? टू डूज वाले एरे की वजह से शो हो रही है। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, डिलीट वाले बटन पे डिलीट टू डू का फंक्शन कॉल करवाया और इंडेक्स पास कर दिया। इंडेक्स पास करने का फायदा ये होगा कि सर अगर हमारे पास 10 टू डू है ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई डिलीट टू डू के फंक्शन के अंदर किस इंडेक्स नंबर के ऊपर क्लिक हुआ है। सही है, हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। उस इंडेक्स नंबर की मदद से हम टू डूज के एरे के अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को रिमूव करवा देंगे। अब 10 वैल्यूज थी, मैंने एक रिमूव करवाई, कितनी वैल्यूज बन गई? 9। और जैसे ही 9 बनी तो मैंने वही स्टेट वापसी क्या करवा दी, अपडेट। तो जैसे स्टेट अपडेट होगी हमारा कंपोनेंट क्या होगा, रीड होगा। अब रीड के अंदर हमें 10 वैल्यूज ही मिलेंगी। कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 9 वैल्यूज मिलेंगी। तो UI के ऊपर भी कितनी वैल्यूज रीड होंगी? 9 वैल्यूज रीड होंगी बस। अब बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? अब एडिट इस सिनेरियो में क्या होगा, इस टाइप से यूज होगा। क्या करेंगे भाई, रिमूव भी करेंगे और साथ ही साथ ऐड भी करेंगे। अब एडिट के या अपडेट के सिनेरियो में ये होगा, इसी तरह भाई इंडेक्स नंबर मिलेगा, प्रॉम्प्ट की मदद से नई वैल्यू ले लेंगे और अब पुरानी वाली वैल्यू को रिमूव करवाएंगे और उसके रिप्लेस हम लोग एक नई वैल्यू ऐड करवा देंगे। ठीक है, दिखाओ भाई। अब एडिट का बटन हमारे पास, ऑन क्लिक, सबसे पहले कॉल बैक और एडिट टू डू, और क्या पास कर दिया इसके अंदर, इंडेक्स नंबर पास कर दिया। अब हम कहें कॉन्स्ट एडिट टू डू, सही क्लास, कंसोल डॉट इंडेक्स नंबर। यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? अब हमारा भाई एडिट टू डू का फंक्शन कॉल होगा, क्या पास कर रहे हैं हम लोग यहां से, इंडेक्स पास कर रहे हैं और हमें अभी क्या मिल जाएगा भाई, इंडेक्स नंबर। एडिट करा, मिल गया इंडेक्स नंबर। अब सिंपल क्या करना है भाई, सबसे पहले यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है। क्या लेना है यूजर से सबसे पहले? तो मैंने बोला भाई कॉन्स्ट एडिट वैल्यू, सही है भाई, और प्रॉम्प्ट इंटर एडिट वैल्यू, ऐसा ही है। आगे प्रॉम्प्ट, अब यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इस वेरिएबल में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी या नहीं होगी। अब मुझे भाई यहाँ पे ना क्लास प्लेस ऑर्डर शो करवाना पुरानी वाली वैल्यू का। पहले मुझे बताओ कि भाई मुझे ये वाली वैल्यू गेट करनी है, कैसे गेट, कहाँ इंडेक्स में लगाऊं, कंसोल डॉट लॉग टू डू वैल्यू टू डूज एरे ब्रैकेट इंडेक्स नंबर। ऐसा ही है हमारा एरे और जो इंडेक्स नंबर आ रहा है उसकी मदद से हमने क्या करा, हमारी वैल्यूज यहां से हम लोग गेट कर लेंगे। तरीका चेंज हो गया ना बॉस, हम डिलीट वाले टू डू के तरीके से करेंगे ना काम। डिलीट वाले टू डू हम काम करते हैं, हम पैरामीटर से पास नहीं कर रहे उसको। पूरी एप्लीकेशन के अंदर भाई अगर आप एक जैसी काम मल्टीपल टाइम करवा रहे हो ना तो प्रैक्टिस एक ही फॉलो करते हैं। अलग अलग अगर आप वो यूज करोगे ना, क्या कहते हैं इसका तरीका उर्दू में, सही है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, पैटर्न या टेक्निक अलग अलग यूज करोगे भाई, तो फिर जो ना घूमते रहोगे और ये अच्छी चीज नहीं होती। क्योंकि एक बंदा अगर आपका दूसरा बंदा कोड देख रहा है और बोलेगा जैसे एक काम के अलग अलग तरीके का पैटर्न यूज किए तो वो बोलेगा भाई वाकई में यार वो बंदा चीता था। सही है, तो भाई हमने क्या करा, सिंपल इंडेक्स नंबर की मदद से टू डूज, और टू डूज के अंदर टू डूज होता है हमारा एरे
और इंडेक्स नंबर की मदद से हमने उस एरे की एक वैल्यू को यहाँ पे गेट कर लिया। तो 1 2 3 ऐड टू डू करा, वैल्यूज आ गई। एडिट जैसे मैंने करा, जीरो इंडेक्स दिया और मैंने टू डूज का जीरो इंडेक्स अपने पास गेट कर दिया। अब सिंपल भाई इस चीज को मैं क्या करूंगा, प्रॉम के अंदर सेकंड आर्गुमेंट में पास कर दूंगा। तो इसका फायदा ये है भाई हमारे पास हमारे प्रॉम के अंदर क्या आ जाएगा भाई, प्लेस होल्डर भी ऐड हो जाएगा। क्लास क्लियर है? अब भाई यूजर ने वैल्यू लिखी, ओके करा, ये वैल्यू कहां मिलेगी मुझे, एडिट वैल्यू के अंदर। अब मुझे पुरानी वाली वैल्यू रिमूव करनी है और उसके बजाय ये नई वैल्यू ऐड करनी है। तो टू डूज डॉट स्लाइस। अब स्लाइस कहता है कि भाई मैं एक वक्त पर रिमूव भी करवा सकता हूं, मैं एक वक्त पर ऐड भी करवा सकता हूं और मैं एक ही वक्त पर रिमूव और ऐड दोनों काम भी करवा। तो मैंने बोला भाई टारगेटिंग पॉइंट जो है मेरा वो इंडेक्स नंबर है। टारगेटिंग पॉइंट है मेरा इंडेक्स नंबर, रिमूव कर दो उसको, एक क्या कर दो उसको रिमूव और उसकी जगह क्या लेकर आ जाओ, एडिट वैल्यू लेकर आ। तो हमारा एरे अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमारी यूआई रेंडर नहीं होगी। क्यों? हमने स्टैक नहीं करवाया। तो स्टैक टू डूज और उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर टू डूज। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, जाफर लिखा, ऐड करा, जाफर आ गया भाई, एडिट करा, जाफर अमान, ओके। तो हमारे पास हमारी वैल्यू भी क्या हो गई भाई, टू डू की अपडेट हो गई। सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये हम करेंगे कल की क्लास के अंदर, ज्यादा हो जाएगा। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है भाई? पहले बेसिक टू डू बनाएंगे लोग, बेसिक टू डू बनाने के बाद फिर इसको करेंगे लोग क्या, एडवांस। कल की क्लास के अंदर ही भाई हम लोग मतलब सबसे पहले इसी टू डू को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे भाई हम लोग कंपोनेंट अप्रोच के अंदर, कि कंपोनेंट अप्रोच के अंदर किस तरह यूज होगी। सेकेंडली हम लोग यूज करेंगे भाई ये जो हम लोग एडिट के ऊपर प्रॉम्प्ट मिलवा रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास क्या खुलेगी, फिर इनपुट फील्ड खुलेगी और सेव का बटन होगा, ये वाला काम हम लोग करेंगे। अच्छा भाई अगर कोई बच्चा ये काम खुद से करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एडवांस काम जितना कर सकते हो भाई करो, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह भाई हमारे पास टू डू क्या हो गई, कंप्लीट तो हो गई। थोड़े बहुत जितने भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो क्लियर हुए आपको या नहीं हुए? अब जब प्रैक्टिस करोगे तो भाई पता चलेगा कि किस लेवल पर हो भाई भी आप लोग। इंशाल्लाह भाई कल की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज इफेक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? यूज इफेक्ट। सही है ना क्लास? पहले बताओ भाई ये समझ में आई या नहीं आई? सही है सर। यहाँ तक क्लियर है? तो भाई हमारे पास हमारी बेसिक टू डू ऐप क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब अगर इसमें कोई सवाल कोई मसला है तो भाई वो आप मुझसे डिस्कस कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। डिलीट ऑल में तो सारे वो कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। सेट उसको स्टेट को एम्प्टी व्हाट कर टाइम है भैया अभी? कल इसको कंपोनेंट में ब्रेक भी करेंगे। मतलब कंपोनेंट में ब्रेक क्या होगा, हमारे पास ये ऐप है, ये हम बना देंगे तो भाई इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये लिस्टिंग है ना, ये इसके जो प्रॉपर कार्ड्स होंगे कंपोनेंट में चले जाएंगे और बस यहाँ पे इसके अंदर लिस्टिंग के अंदर वो कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टू डू में है क्या, दो चीजें तो है बस, एक हेडर है और एक बॉडी है। फुटर बनाना तो फुटर बना देंगे। फिर जैसे बटन है हमारे पास, कंपोनेंट में ब्रेक ये करेंगे, बटन हमारे पास, हम बटन को रीयूजेबल बनाएंगे। पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक ही बटन बनाएंगे और उसी एक बटन को हम लोग हर जगह यूज कर सकते। तो इसमें रीयूजेबिलिटी, इवेंट किस तरह हमारे पास रीयूजेबल होते हैं, इनकी वैल्यूज किस तरह रीयूजेबल होती है, अच्छी खासी चीजें होंगी हमारे पास कल इंशाल्लाह। फिर सेकंड चीज कि भाई ये हमारे पास जो डायनेमिक इनपुट फील्ड आ जाए यूआई के ऊपर, कंडीशन टर्निंग लगी, सिंपल और कुछ भी नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा। ये जब बंदा एडिट पे क्लिक करे, अच्छा भाई क्लास अगर कोई बंदा घर से करना चाहे ये इनपुट फील्ड वाला काम, तो सुन लो भाई किस तरह होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। भाई आग वाग लगा देना,
अच्छा जी, तो भाई करना कराना कुछ भी नहीं है अपने, सिंपल है भाई। आप लोग एडिट के ऊपर अभी पूरा फंक्शन कॉल करते हो, वो नहीं करना। आप एडिट के ऊपर एक स्टेट अपडेट करवाओगे और वो स्टेट अपडेट करवाओगे भाई एडिट टू डू की, सही है भाई। और एक और स्टेट मेंटेन होगी आपके पास इंडेक्स नंबर की, मतलब दो स्टेट मेंटेन होगी, ए होगी एडिट टू डू और सेकंड कौन सी होगी, इंडेक्स नंबर, सही है भाई। अब आपका मैप चल रहा है, तो मैप के अंदर आप लोग क्या करोगे, अभी क्या चला भाई, मैप के अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी इंडेक्स नंबर हो, क्या रिटर्न होगा हमेशा, li। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे कंडीशन कि जो यूजर ने क्लिक करी, जब जो इंडेक्स नंबर हमें मिला, सपोज करो इंडेक्स नंबर मिला 5, अगर ये इंडेक्स और यूजर वाला इंडेक्स मैच हो जाए तो आपने li रिटर्न नहीं करवाना, आपने li रिटर्न, आपने रिटर्न करवाना है इनपुट फील्ड को। मासूम भाई कल की क्लास में सही है ना भाई, कल की क्लास में आपको करके दिखा दूंगा भाई, आप टेंशन ना लो। लेकिन भाई उससे पहले आप लोगों ने टू डू ऐप क्या करने क्लास ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि भाई अगर आप ये कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप लोग बस फिर फंस जाओगे यहाँ पे। क्लास यार स्ट्रिक्ट मोड सिंपल ये होता है कि ये लगता है डेवलपमेंट के टाइम पे, आपकी डेव रिक्वायरमेंट को होता है, ये प्रोडक्शन पे नहीं होता। स्ट्रिक्ट मोड ये करता है कि रूल्स देता है क्या ये कि क्या काम है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो रिएक्ट के रूल की खिलाफ है, आपके एप्लीकेशन के खिलाफ है, तो आपको जो ना मतलब कंसोल के ऊपर वार्निंग प्रोवाइड नहीं जैसे ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा है इसका फर्स्ट पेज मतलब को है ना डेटा सिंगल पेज एप्लीकेशन है मतलब लॉगिन रिएक्ट प्रोसेस का काम नहीं करता, रिएक्ट के अप्रूव करता है। उसके थ्रू पढ़ाएंगे वैल्यू को जो गेट करा उधर इंडेक्स हमारे वैल्यू बॉस यहाँ पे इंडेक्स नंबर भाई एरे है ना, एरे के अंदर से अगर कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो हम लोग किसी वजह से गेट करते हैं उसके अंदर इंडेक्स नंबर, तो हम लोग हमेशा क्या पास करेंगे इंडेक्स नंबर। वैल्यू से तो आप ऑब्जेक्ट में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑब्जेक्ट में की पास कर देते हैं, क्या पास कर देते हैं की, लेकिन ये तो एरे, ये तो की है नहीं हमारे पास। अच्छा भाई क्लास, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो भाई हमारे पास हो गई हमारी टू डू एप्लीकेशन यहाँ पे क्या कंप्लीट। अब हम आते हैं भाई रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, जीएसएक्स पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, प्रॉप्स पढ़ लिए, इवेंट्स पढ़ लिए, कंडीशंस पढ़ लिए, हम लोगों ने लिस्टिंग पढ़ ली, हम लोगों ने फॉर्म देख दिया भाई। अब आते हैं भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लास का नाम है हमारे पास रिएक्ट हुक्स। अब हुक्स क्या होते हैं भाई समझ लो जरा भाई। रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है हमारे पास हुक्स। अच्छा भाई अगर आप लोग हुक्स का वो देखो ना, क्या कहते हैं आइटम देखो, तो ये कुछ इस तरह होता है, ये मछली वाला जो होता है भाई, मच्छीदार कांटा इस तरह होता है। इसके पीछे भाई पूरा एक ना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये भाई रिएक्ट के अंदर डे 1 से हुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसका कोई कॉन्सेप्ट। ये इंटरव्यू की भी तैयारी भाई आपकी, ये याद रखना, इंटरव्यू के अंदर ये चीजें लाजमी पूछी जाती है कि भाई ये हुक्स क्या होते हैं, कब आए, कितने दिन से थे, नहीं थे, क्यों आए, क्यों नीड है, अब जरा समझ लो। तो भाई रिएक्ट के अंदर हमारे पास हुक्स का जो कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 16.8 के अंदर, वर्जन 16.8। आप लोगों ने वर्जन 16.8 पहले भी सुना होगा, कब किसी को याद है? क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, मैंने बताया था क्लास के अंदर भाई कि आपके पास पहले रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होते थे सिर्फ और सिर्फ कौन से, क्लास, फिर आए फंक्शन कंपोनेंट, और फंक्शन कंपोनेंट कौन सा वर्जन के अंदर आए थे रिएक्ट के अंदर 16.8, और हुक्स भी कब आया 16.8। इसका मतलब हुक्स का और फंक्शन कंपोनेंट का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, बिल्कुल है भाई। बेसिकली हमारे पास क्लास कंपोनेंट के अंदर भाई, अब क्लास कंपोनेंट थोड़ा समझते हैं। क्लास कंपोनेंट क्या था भाई? क्लास कंपोनेंट के अंदर हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते थे जैसे हम लोग फंक्शन में करते हैं, लेकिन फर्क ये था सबसे पहला कि भाई क्लास कंपोनेंट के अंदर बनती थी क्लासेस, क्या बनती थी, और फंक्शन कंपोनेंट में क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं।
अब क्लास कंपोनेंट का भाई एक मसला ये था कि अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर आपने स्टेट मेंटेन करनी है तो भाई आपने क्लास कंपोनेंट के पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टेट मेंटेन करनी है। मतलब दिस डॉट स्टेट, इस तरह हमारे पास ना चीजें आती थी। क्या आप करोगे क्या, स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उसको अपडेट करवाना, तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, फिर वो अपडेट होगी। उसका मसला ये कि अगर एक कंपोनेंट के अंदर 10 स्टेट है तो 10 की 10 एक साथ अपडेट होगी, आप चाहे एक को पूरा कर पाओ। अब कोई फंक्शन बनाना है आपको, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर फंक्शन कॉलिंग इस तरह नहीं थी भाई हमारे पास, पूरा कॉन्सेप्ट था फंक्शन बाइंडिंग का। अभी ये कॉन्सेप्ट है पूरा हमारे पास दिस डॉट बाइंड करके, ये स्लाइड्स के अंदर यूज होते हैं हमारे पास तरीका। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर आपको फंक्शन कॉल करवाना है अपनी JSX से, तो आप दिस डॉट बाइंड डॉट और अपना फंक्शन करवाओगे, तो बहुत लंबी चौड़ी खुआरी थी उसके अंदर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब यूज था भाई, यूज केस जो बना प्रॉपर, ये सारे यूज केस थे, लेकिन ये सारे माइनर थे। जो मेजर यूज केस था ना वो था हमारे पास रिएक्ट की लाइफ साइकिल। रिएक्ट की लाइफ साइकिल भाई, लाइफ साइकिल आप इस तरह समझो, इंसान, आप लोगों ने बचपन पढ़ा था स्कूल के अंदर लाइफ साइकिल वो फ्रॉग की पढ़ोगे, वो डायग्राम, वो बायोलॉजी के अंदर भैया लोग हैं, वो पूरा सर्कल था कि भाई अंडा, फिर अंडे से वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर फलाना हुआ, फिर ढमकाना हुआ, फिर वो इन दी एंड मर गया। आसान भाई इंसान की लाइफ साइकिल। भाई एक इंसान पहले पैदा हुआ, फिर वक्त के साथ साथ वो ग्रो हुआ, सही है भाई, उसके बाद वो मर गया। एक लाइफ साइकिल ना भाई, ऐसा नहीं ना बंदा मर गया डायरेक्ट, वो भाई मारा गया, थोड़ी जिंदा तो बचा उसको, वो फलाना बंदा मर गया, पैदा ही नहीं हुआ वो डायरेक्ट मर गया, सही भाई। तो एक लाइफ साइकिल है भाई। इसी तरह हमारे पास हमारे कंपोनेंट की भी क्या है, लाइफ साइकिल है। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल को हैंडल करना मतलब एक जंग थी। वो बंदा जो बिल्कुल चीता हो ना, बिल्कुल रिएक्ट के अंदर भाई चीता, बिल्कुल क्लीन बंदा, वो लाइफ साइकिल हैंडल करता था क्लास कंपोनेंट में। लेकिन अक्सर बेशतर वो बंदा भी फंस जाता था क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। रिएक्ट के अंदर सबसे मेजर मसला था लाइफ साइकिल का पहले। फिर 16.8 वर्जन में जब फंक्शन कंपोनेंट है, तो फंक्शन कंपोनेंट की वजह से पूरा गेम हो गया चेंज, इसका रिएक्ट का। एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास किसका भाई, हुक्स। रिएक्ट ने देखा कि भाई जो चीजें मतलब हमारे पास मसले मसाइल है ना एक डेवलपर को, उन सब मसलों के उन्होंने क्या किया भाई, सॉल्यूशन निकाल दिए, मतलब मेथड बना दिए उसके। क्या बना दिए उसके, मेथड्स। और उस मेथड्स को रिएक्ट अपनी जबान में क्या कहता है, हुक्स कहता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रिएक्ट के अंदर हुक्स क्या होते हैं, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि हुक्स का मतलब रिएक्ट के प्रीडिफाइंड फंक्शंस, रिएक्ट के फंक्शंस को हम मेथड भी कह सकते हैं। ऐसा ही है ना भाई, ये ऐसा नहीं है भाई, मेथड्स होते हैं हमारे पास। मेथड्स क्या होते हैं, क्यों कहते हैं फंक्शन को मेथड हम लोग, हम मेथड क्यों कहते हैं भाई, नहीं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज क्या है, ऐसा ही ना भाई, जावास्क्रिप्ट बस है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है भाई। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो थोड़ी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, वो नहीं है जावास्क्रिप्ट। तो भाई हमारे पास रिएक्ट ने क्या करे, जो प्रीडिफाइंड मेथड एक यूजर को प्रोवाइड करे उसको मेथड ही नहीं बोला, उसको बस क्या बोल दिया, हुक्स बोल दिया। आप लोगों ने यूज स्टेट पढ़ी, हुक्स थे भाई। पहले स्टेट हैंडल करने के लिए भाई डेवलपर को एफर्ट करनी पड़ती थी। रिएक्ट ने क्या करा, आपको एक बनाई पूरा जो ना स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरा बना के दे दिया कि जाने के लिए स्टेट यूज करनी है, यूज स्टेट यूज कर ले, तुझे रीड और राइट मिल जाएगा। रीड के अंदर वैल्यू रीड करो, राइट के अंदर वैल्यू को सिंपल, कहानी खत्म। इसी तरह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूज इफेक्ट। क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल को हैंडल करने के भाई कुछ 8-9 मेथड्स थे। कितने मेथड्स थे, कुछ 8-9। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट ने सिर्फ एक मेथड दे दिया, क्या, यूज इफेक्ट। एक यूज करो
इसी के अंदर थोड़े बहुत तुम्हें बस क्या करनी है, ट्रिक्स यूज करनी है, सारे लाइफ साइकिल हैंडल कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। जो 8-9 थे ना, उन सबको भाई वो 4 पे ले आया। डेड माउंट, विल अनमाउंट, सॉरी विल माउंट और अनमाउंट। ये क्या होता है के अंदर परेशान भी होना, आपने पढ़ेगा ये लेक्चर। पहले मुझे बताओ थ्योरी समझ में आ रही है? ये थ्योरी बनाना भाई ना आपको कल क्लास में याद रखना। तो हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या हमारे पास, हुक्स, और उसका मतलब क्या हमारे पास, रिएक्ट, जो आपको पूरी डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं भाई, हुक्स कहते हैं। जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, आगे ये पढ़ेंगे यूज रेफ, यूज मेमो, बहुत सारे। हुक्स की पहचान क्या है सर? हर चीज में यूज आएगा। रिएक्ट के अंदर जिस फंक्शन के अंदर, भाई मेथड फंक्शन है ना, तो फंक्शन क्रिएट करोगे। रिएक्ट के अंदर जिस फंक्शन को आप यूज से स्टार्ट कर दो, किससे स्टार्ट कर दो, यूज से स्टार्ट कर दो, रिएक्ट बाय डिफॉल्ट उस फंक्शन को क्या कंसीडर करेगा, हुक कंसीडर करेगा। भाई अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, ये क्या करेगा, कंपोनेंट। आप यूज से स्टार्ट करो मतलब हुक। हुक की रिप्रेजेंटेशन होती है भाई यूज आना स्टार्ट करना है। क्या हुक्स को मैं क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्लास कंपोनेंट के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते। हुक्स को सिर्फ और सिर्फ हम किसको यूज कर सकते हैं, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं बस। क्लास कंपोनेंट के अंदर हुक्स की कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी भाई मैं यूज कर सकता हूं, तरीका है, लेकिन उसके अंदर मैं यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह यूज नहीं कर सकता। भाई कोई लेगेसी कोड पे काम करते हो, क्लास कंप्यूटर बनी हुई है, अब आप बोलो स्टेट बनाने के लिए यूज स्टेट, जानी आजा, वो बोलेगा भाई यहाँ यूज नहीं होता ये, यहाँ पे तुम्हें अगर करना है तो यहाँ बनाना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट करके। ठीक है भाई क्लास? तो ये बात समझ में आई नहीं आई? हुक्स क्या होते भाई, डिफाइंड मेथड्स, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इसको भाई इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सही क्लास? क्लास कंपोनेंट में इसकी कोई सपोर्ट नहीं है। ये डेवलपर की भाई आसानी के लिए है। तो अगर मैं जाऊं तो भाई हमारे पास हुक्स क्या है, व्हाट इज हुक्स? तो 16.8 वर्जन के अंदर हमारे पास हुक्स को भाई ऐड किया है रिएक्ट के अंदर। हुक्स किसके अंदर अलाउ होता है, सिंपल से फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, और रिएक्ट की फीचर आपको प्रोवाइड करता है। सही है क्लास? मतलब स्टेट, इफेक्ट, रेफ, मेमो, कॉलबैक, यूआईडी, ये सारी चीजें होती है हमारे पास। लेकिन क्लास कंपोनेंट के अंदर भाई इसको आप यूज नहीं कर सकते। भैया डन है? अच्छा जी, अच्छा भाई वही आपके पास क्या होते हैं क्लास, रिएक्ट के भाई फीचर्स होते हैं, जैसे कि भाई स्टेट, लाइफ साइकिल, मेथड्स वगैरह। तो अब इसको फीचर्स बोलो या मेथड्स बोलो, बात क्या है, एक ही है। हमने भाई एक पढ़ लिया क्लास, इसका नाम क्या है हमारे पास, यूज स्टेट। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई, यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट पढ़ने से पहले थ्योरी समझ लो भाई यूज इफेक्ट की। यूज इफेक्ट क्या होते हैं? तो भाई यूज इफेक्ट हमारे पास होते हैं, सबसे पहली चीज यूज इफेक्ट हमारे पास होता है लाइफ साइकिल। क्या होता है? किसकी लाइफ साइकिल? रिएक्ट की नहीं, कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल? भाई रिएक्ट की लाइफ साइकिल नहीं होती, रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। मतलब लाइफ साइकिल का मतलब क्या है भाई? लाइफ साइकिल आसान समझने वाले, अच्छा भाई क्लास अगर लाइफ साइकिल आप लोग समझे तो लाइफ साइकिल मतलब ये कि भाई कौन सी चीज कब क्रिएट हो रही है, कब अपडेट हो रही है और कब रिमूव हो रही है। ये होती है सिंपल सी क्या है हमारे पास लाइफ साइकिल होती है। तो कंपोनेंट के अंदर से लाइफ साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है? सवाल तो ये होता है भाई आपका कंपोनेंट यूआई के ऊपर कब रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट आपका यूआई के ऊपर कब रेंडर हो रहा है, कब वो अपडेट हो रहा है। अपडेट का मतलब आप लोगों ने टू डू बनाई, ऐसा ही है। टू डू के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो लिस्टिंग है, कोई टू डू था उसके अंदर नहीं था। फिर जब आप लोगों ने ऐड टू डू करा तो आपकी यूआई अपडेट हुई, मतलब आपकी लिस्टिंग के अंदर एक चीज ऐड हुई, मतलब आपकी यूआई ग्रो कर रही है भाई, उसके अंदर एडिशन हो रही है। ऐसा ही है। अब मैं लगा दूं कंडीशन हाइड टू डू एप्लीकेशन, एक बटन बना दूं और उसके ऊपर आपका पूरा टू डू का जो
कंपोनेंट है उसको हाइड करवा दूं, तो इसका मतलब वो यूआई से क्या हो रही है, खत्म हो रही है। क्या हो रही है, यूआई से रिमूव हो रही है। भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था ना वो हेलो एडमिन हेलो यूजर वाला काम, हेलो एडमिन हेलो यूजर वाला काम किया था हमने कंडीशन एंट्री वाला, या नहीं करा था? हमारे पास दो H1 थे, एक हेलो यूजर था और एक हेलो एक वक्त पर हेलो यूजर आ रहा था और एक वक्त पर हेलो, तो एक एलिमेंट यूआई से क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। भाई लाइफ साइकिल के 3 स्टेज होती है। लाइफ साइकिल कितनी स्टेज होती है? पहली होती है हमारे पास माउंटिंग, पहली होती है हमारे पास माउंटिंग, मतलब आपका कंपोनेंट माउंट हुआ। चलो माउंटिंग को बात में लेके आते हैं, रिएक्ट माउंटिंग कहते हैं, वैसे होती है। सबसे पहले होता है माउंट। पहले क्या होता है? माउंट मतलब होता है भाई क्रिएट होना, पैदा होना। सही है भाई, बंदा ग्रो कर रहा है भाई, 1 साल का था, 2 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, माउंटिंग होती है। क्या हमारे पास यह मतलब अपडेटिंग। वो कौन सा मोड पे चल रहा है भाई, अपडेटिंग मोड पे चल रहा है। अब एक वक्त आएगा इंतकाल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनमाउंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, अनमाउंट। मतलब देखो 3 स्टेज है ना यहाँ पे, पहला माउंट, फिर अपडेटिंग या माउंटिंग, और आखिरी स्टेज क्या है, अनमाउंट। इसी तरह हमारा कोई कंपोनेंट अगर बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, वो यूआई पर आया है, वो यूआई के ऊपर शो हुआ, मतलब वो भाई वो माउंट हुआ। फिर आप उसको भाई अपडेट कर रहे हो, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू चेंज कर रहे हो, उसमें हेडिंग चेंज कर रहे हो, उसमें जो भी आप टर्मिनेट या से कोई भी कंडीशन हैंडलिंग करवा रहे हो, वो सब क्या हो रहा है हमारे पास, माउंटिंग हो रही है। अब आप अपनी ऐप बंद कर दो, आपकी ऐप क्या हो गई, अनमाउंट हो गई। तो भाई ये 3 होते हैं आपके पास क्या, लाइफ साइकिल्स। इन 3 लाइफ साइकिल्स को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर हैंडल करते हैं। भाई अक्सर बेशतर हमें कोई ऐसा काम करवाना है, चलो मैं बस आखिरी चीज बता रहा हूँ आपको, भाई मुझे कोई ऐसा काम करवाना है क्लास, यूजर जैसे ही मेरे पास मेरी एप्लीकेशन खोले, फेसबुक पे क्या होता है, जैसे आप लोग ऑनलाइन होते हो, आपने मेरा facebook.com खोला, आप लोग ऑनलाइन शो हो गए, मतलब आपके पास कोई ना कोई एपीआई कॉलिंग हुई जिसने आपको क्या कर दिया, एक्सेस ट्रू कर दिया। ऐसा ही है, अब मुझे अपनी एप्लीकेशन बंद होने पे एपीआई कॉल करवानी है। तो मेरी एप्लीकेशन क्या बंद हो, जैसे ही बंद हो जाए तो मेरी एपीआई कॉल हो जाए किस चीज की, इनएक्टिव की। अनएक्टिव नहीं होता भाई, क्या होता है, इनएक्टिव। कि भाई अब यूजर क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। तो भाई ये तमाम काम किस तरह होंगे, क्या होंगे, कल ही लास्ट में इंशाल्लाह हम सब चीजों को पढ़ते हैं। तो भाई ये जो हुक्स की थ्योरी थी ना क्लास, ये आप लोगों ने पढ़ के आनी, मैं आपको वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं क्लास जा सकता हूँ आप लोग।